हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास नाइन्थ के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का पार्ट वन। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर को हम 2 से 3 पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के दौरान या इस लेक्चर के दौरान हम कौन कौन से टॉपिक करने जा रहे हैं। वो हैं नेल्सन मंडेला एंड साउथ अफ्रीका के बारे में बात करेंगे, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका के बारे में बात करेंगे, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड के बारे में बात करेंगे, अप्रेसिव सिस्टम फॉर ब्लैक के बारे में बात करेंगे, एएनसी यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे टुवार्ड्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और लास्ट में हम बात करेंगे प्रॉब्लम फेस्ड वाइल मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो पिक्चर दिख रही है ये है नेल्सन मंडेला, और इधर जो मैप आपको दिख रहा है वो है साउथ अफ्रीका। तो अगर आपको याद हो दोस्तों, 1947 से अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 17 और 18 सेंचुरी में यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए। ठीक है, किसके लिए आए? ट्रेड के लिए आए। 17 सेंचुरी में अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स का ही आगमन हुआ और वो ट्रेड के लिए स्पेशली आए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर क्या है, अपना रूल एस्टेब्लिश कर दिया था। सेम वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका में भी ये 17-18 सेंचुरी में गए और यहाँ पर भी ट्रेड कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडिया से तो 1947 में चले गए, लेकिन अफ्रीका में कुछ क्या हुआ कि पूरे ब्रिटिशर्स जाने के बजाय वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ लोग वहीं पर बस गए और धीरे धीरे उन्होंने अपना जो डोमिनेंस था वहाँ पर एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया और वहाँ पर अपनी एक गवर्नमेंट बनाई जिसे हम जानते थे वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। ठीक है, तो आइए इस कोर्स से शुरू करते हैं। अफ्रीकन जो नेशनल मंडेला थे उनके बारे में, वो उनका मानना था देयर कैन बी नो ग्रेटर गिफ्ट than that of giving one's time and energy to help others without expecting anything in return। इनका मानना था कि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं विदाउट किसी एक्सपेक्टेशंस के तो वो सबसे बड़ी हेल्प होगी किसी के लिए। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं कि नेल्सन मंडेला का क्या रोल था जो अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके फॉर्मेशन में, और कैसे उन्होंने क्या क्या यातनाएं उसके लिए झेली थी। ओके, दिस वाज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन। ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह। ओके, बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, ही एंड 7 other लीडर्स वर sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया गया 1964 में अगर हम देखें तो जो नेल्सन मंडेला के साथ जो 7 अदर्स जो लोग थे उनको यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया, यानी कि पूरी जीवन भर, जिनको बोलते हैं ना कि आउम्र कैद जिसको कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो किया था किसको? अपार्थाइड सिस्टम को। जो अफ्रीकन गवर्नमेंट थी, वाइट साउथ अफ्रीकन जो गवर्नमेंट थी, उनका जो अपार्थाइड सिस्टम था उसको इन्होंने अपोज किया था। अब ये क्या था देखिए, अपार्थाइड सिस्टम क्या है पहले उसको समझिए। अपार्थाइड सिस्टम क्या होता था? द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल सेपरेशन एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक्स फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीकन बिटवीन 1948 एंड 1989। यानी कि 1948 से 1989 के बीच में जो कलर के बेस पे या रेशियल जो सेपरेशन किया गया था, किसके द्वारा? वाइट्स के द्वारा। अब वहाँ पर अफ्रीका की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 3 कैटेगरीज में वहाँ पर कैटेगराइज कर दिया गया था। एक होते थे वाइट्स जो यूरोपियंस थे, एक नेटिव जो साउथ अफ्रीकन थे वो लोग थे जिनमें उनका जो कलर था वो ब्लैक होता था, यानी कि उनको एश्वेत बोला जाता था या ब्लैक्स बोले जाते थे। और तीसरे जो थे जिनको रंगीन या कलर्ड लोग थे, जिनमें इंडिया से भी कुछ लोग गए हुए थे। ठीक है, ये बहुत सारे अदर जो थे अदर रेसेस जो मिक्स थी, ठीक है, या जिसको मिश्रित नस्ल भी बोलते हैं, उनको बोला जाता था कलर्ड। तो इन्होंने क्या किया, जो नेल्सन मंडेला थे इन्होंने इसका विरोध किया, अपोज किया। इसकी वजह से इनको ट्रीजन के आधार पर, यानी कि देशद्रोह के आधार पर इनको क्या कर दिया गया? लाइफ इम्प्रिजनमेंट यहाँ पर दे दिया गया 1964 में अपने 7 जो सपोर्टर्स थे उनके साथ। ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 ईयर इन साउथ अफ्रीकाज मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन रोबेन आइलैंड। और उन्होंने अपने 28 साल जो थे, टोटल 28 ईयर जो थे, अब जेल में ही निकाल दिए। और वो कहाँ पर थी? रोबेन आइलैंड पर एक जो प्रिजन थी वहाँ पर उन्होंने अपनी 28 ईयर वहाँ पर निकाली। ओके, अब यहाँ पर देखिए अपार्थाइड, ये देखिए, ये दीज आर द ब्लैक्स वाइट्स एंड ये जो हैं वो कलर्ड थे। ये एक पर्टिकुलरली कहाँ पर थी? अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका में उस टाइम स्पेशली चला करती थी, तो इसको हम बोलते हैं अपार्थाइड सिस्टम या रंग भेद नीति जो बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसके अगेंस्ट में जो साउथ अफ्रीकन जो नेल्सन मंडेला थे या जो उनके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड।
ड्यूरिंग 18 एंड 19 सेंचुरी यूरोप ऑक्यूपाइड साउथ अफ्रीका एंड सेटल्ड देयर। मैंने अभी आपको बताया कि वो किस लिए आए थे, यहाँ पर ट्रेड करने आए थे और वहाँ पर धीरे धीरे वो सेटल्ड हो गए। अप्लाइड सिस्टम ऑफ अपार्थिड, और उन्होंने वहाँ पर एक सिस्टम अप्लाइड किया जिसको हम अपार्थिड बोलते हैं, विच डिवाइडेड कंट्री इनटू 3 ग्रुप्स, ओके, जिनमें वाइट, ब्लैक्स एंड कलर्ड। अभी आपको मैंने बात की थी, वन माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, ये जो कलर्ड है ये लोग, कुछ लोग इंडियंस भी थे इनमें, ओके। अब बात करते हैं अप्रेसल सिस्टम फॉर द ब्लैक्स। ये जो ब्लैक्स थे उनको कैसे ये मतलब अप्रेस इनको किया जाता था, या इनको कैसे सेग्रीगेट किया जाता था, अलग कैसे किया जाता था, अलग थलग कैसे करके रखा जाता था। ब्लैक वर सेग्रीगेटेड या सेपरेटेड बाय फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। जहाँ जो भी वाइट एरियाज थे वहाँ पर ब्लैक्स नहीं जा सकते थे, नहीं वहाँ ना ही वहाँ पर वो रह सकते थे, सेटल हो सकते थे, ठीक है। दूसरा था कुड वर्क इन वाइट एरियाज इफ़ हैड परमिट। अगर वाइट्स को उनसे कोई काम होता था तो वो उनको परमिशन देते थे और देन वो वहाँ पर जा सकते थे और काम कर सकते थे, ओके। डिस्क्रिमिनेटेड वाइल यूजिंग पब्लिक प्रॉपर्टीज़। पब्लिक जो प्रॉपर्टीज़ थी, कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ थी जिन पर सिर्फ ओनली सिर्फ किसका अधिकार था, वाइट्स का। ब्लैक्स वहाँ पर उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ नहीं कर सकते थे। तो देखिए आप, कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ किया जा रहा था। ब्लैक कुड नॉट विजिट चर्च वेयर वाइट वर्शिप्ड फ्रॉम एसोसिएशन एंड प्रोटेस्ट, ठीक है। ब्लैक जो थे वो उन चर्चेज़ को भी यूज़ नहीं कर सकते थे, या वहाँ पर विज़िट नहीं कर सकते थे जहाँ पर वाइट वर्शिप किया करते थे, वाइट जाया करते थे। और इसके अलावा जो ब्लैक्स थे वो ब्लैक्स कोई भी एसोसिएशन नहीं बना सकते थे और कोई प्रोटेस्ट भी वहाँ पर नहीं कर सकते थे। द सिस्टम ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड ब्लैक्स, ठीक है। इवन यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें कि पब्लिक टॉयलेट्स जो बने हुए थे उनमें भी ब्लैक्स के अलग हुआ करते थे, वाइट्स के अलग हुआ करते थे। ये जो सिस्टम था इनको हम बोलते हैं सेग्रीगेटेड या सेग्रीगेशन, ठीक है, अलग थलग कर देना। तो ये देख रहे हैं हम कि कितने सारे ऐसी चीज़ें थी जिनके थ्रू वो वाइट्स ब्लैक्स को कैसे वहाँ पर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो अफ्रीका की एक जो पॉलिटिकल पार्टी थी। सिंस 1950 ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस फाउट अगेंस्ट दिस सिस्टम, ठीक है। 1950 से वहाँ पर ये इसके अगेंस्ट में, अपार्थिड जो सिस्टम था उसके अगेंस्ट में वहाँ पर लड़ाई करना शुरू किया, या मतलब लड़ना शुरू किया। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, या जिसको ANC बोलते हैं, वॉज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। जो सेग्रीगेशन पॉलिसी थी वाइट्स की जो सेग्रीगेशन पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ANC थी या अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, वो एक वहाँ पर बेस का काम कर रही थी या अम्ब्रेला का काम कर रही थी, जिसके नीचे आकर या जिसके साथ एक साथ, जहाँ पर एक साथ होकर एक प्लेटफॉर्म के रूप में उसको यूज़ करके लोग उसका अपार्थिड जो सिस्टम था वाइट गवर्नमेंट का, उसका अपोज यहाँ पर कर रहे थे। दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियंस एंड द कम्युनिटी पार्टी, और इसमें बहुत सारे जो वर्कर्स जो यूनियंस थी वो, और इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी यहाँ पर ANC में शामिल थे, ओके। इन 1964 नेशनल मंडेला एंड 7 अदर लीडर्स वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। हमने अभी उससे पहले बात की थी कि उनको क्या दे दिया गया, यहाँ पर सेंटेंस्ड कर दिया गया था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई थी उनको। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड। यहाँ हम देखें इसके बाद भी क्या हो रहा था कि जो वाइट गवर्नमेंट थी या वाइट जो रेसिस्ट गवर्नमेंट थी उनको कंटिन्यूअली क्या कर रही थी, जो टॉर्चरिंग कर रही थी, और उनको बहुत सारे थाउजेंड्स जो पीपल थे उनको किल कर दिया गया ऐसे जो कलर के बेस पे, ठीक है। प्रोटेस्ट इंक्रीज। अब धीरे धीरे जब प्रोटेस्ट बढ़ता रहा, मतलब लोग जागरूक हुए अपने राइट्स के प्रति, तो वहाँ पर क्या हुआ कि प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। द रेसिस्ट गवर्नमेंट रियलाइज द दे कुड नॉट नो लॉन्गर कीप द ब्लैक अंडर रेप्रेशन। धीरे धीरे वहाँ पर जो वाइट्स थे उनको यहाँ एक एहसास हुआ, उनको रियलाइज़ हुआ कि हम ज़्यादा दिनों तक अब क्या नहीं कर सकते, ब्लैक्स को अपने अंडर रेप्रेशन नहीं रख सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रेसिस्ट गवर्नमेंट चेंज देयर पॉलिसीज। अब यहाँ पर प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा हो गया कि जो वाइट गवर्नमेंट थी या रेसिस्ट जो गवर्नमेंट थी उनको अपनी पॉलिसीज़ को यहाँ पर चेंज करना पड़ा, या उनमें कुछ चेंजेस लाने पड़े। यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड, जो डिस्क्रिमिनेटरी जो लॉज थे उनको वापस रिपील्ड किया गया, उनको वापस देखा गया और उसमें कुछ चेंजेस किए गए। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो मीडिया के ऊपर जो बैन लगे हुए थे, जो रेस्ट्रिक्शंस वहाँ पर लगी थी, उनको हटाया गया। नेल्सन मंडेला वाज रिलीज फ्रॉम जेल आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्पेरिजनमेंट। और नेल्सन मंडेला को यहाँ पर क्या किया गया, इम्पेरिजनमेंट से रिलीज़ किया गया।
कितने साल बाद? आफ्टर 28 ईयर। अब यहाँ पर जब नेल्सन मंडेला को रिलीज़ किया गया और जो रेसिस्ट गवर्नमेंट थी उनको लगा कि प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, कुछ वहाँ पर छूट दी। तो लोगों को समझ में आने लगा कि अब यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, नया कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बनाया जाए। ओके, तो टुवार्ड्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बात देखते हैं कि अब यहाँ पर जो ANC या जो नेशनल कांग्रेस है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करने की तरफ अग्रसर हो रही है। देखो, एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि साउथ अफ्रीका रिपब्लिक कब बना, तो 26 अप्रैल 1994 द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नेल्सन मंडेला थे, जिनका कोट हमने शुरू में ही देखा था, उन्होंने क्या किया कि वाइट्स को भी यहाँ सेग्रीगेट नहीं किया। उनका मानना था कि जो सभी जो रेसियल्स हैं, जितने भी जो रेसेस हैं, उनको सबको यहाँ पर साथ लाकर हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, ना कि किसी को सेपरेट करके। ओके, वॉज बॉर्न यहाँ पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बनाया, सॉरी रिपब्लिक कंट्री बन गया कब? साउथ अफ्रीका 1994 को 26 अप्रैल। द ब्लैक फॉरगेव द वाइट्स, ब्लैक्स ने क्या किया? वाइट्स को माफ़ किया। both the blacks and white decided to build a new South Africa based on the equality of all races on democratic values, social justice and human rights। यहाँ पर जो ब्लैक्स थे उन्होंने वाइट्स को जो अभी तक बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे ब्लैक्स का, वहाँ पर उनको माफ़ किया और यहाँ पर एक नए साउथ अफ्रीका का फॉर्मेशन यहाँ पर किया गया। एक नया साउथ अफ्रीका बनाया गया जो किसके बेस पर था? इक्वलिटी के बेस पे, इक्वलिटी ऑफ ऑल रेसेस, यानी कि सभी जो नस्लें हैं उनके लिए इक्वलिटी और सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स वहाँ पर सबको दिया जाए। आफ्टर 2 years discussion and debates, they draw a common constitution and gave to its citizen the most extensive right available in any country। ठीक है, लगभग 2 साल के डिस्कशन के और डिबेट के बाद वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और लोगों ने उसको खूब सराहा है। मतलब सभी जो लोग थे, चाहे वो कोई सी भी रेस से बिलोंग करते हो, सबको यहाँ पर राइट्स दिए गए। अब बात करते हैं टुगेदर दे डिसाइडेड, या उन्होंने क्या डिसाइड किया? दो जो जितने भी लोग थे, जितने भी रेसेस थी वहाँ पर, जिसमें हमने ब्लैक, वाइट और कलर्ड के बारे में बात की, उन्होंने किया कि नो शुड एक्सक्लूडेड, नबडी शुड एक्सक्लूडेड, यानी कि किसी को भी यहाँ पर एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, सबको एक साथ लेके चला जाएगा। नो वन शुड बी ट्रीटेड एज ए डैम। ओके, किसी को भी नीचा या छोटा नहीं आंका जाएगा, ट्रीट नहीं किया जाएगा। एग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और मतलब सभी को यहाँ पर क्या किया गया? एक पार्ट होना, मतलब सबको राइट दिए गए, एक सबको अपॉर्चुनिटी दी, जो सेम अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दी जाएगी। इट इंस्पायर डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिससे क्या हुआ कि जितने भी जो और भी कंट्रीज़ थे जहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम था, उसको मतलब साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से वो सब क्या हुए? इंस्पायर्ड हुए। अब यहाँ पर बात करते हैं, अभी हमने बात की कि वहाँ पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है या कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या होता है? सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री कंटेनिंग फंडामेंटल रूल्स गवर्निंग द पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी इन ए कंट्री। एक कुछ सुप्रीम लॉज होते हैं जिनमें क्या होता है? कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी के मतलब को गवर्न करते हैं, या कंट्री को गवर्न करने के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, फंडामेंटल रूल्स होते हैं जिनके द्वारा पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी को गवर्न किया जाता है, यानी कि जो कंट्री है उसको गवर्न किया जाता है। तो वो जो सुप्रीम लॉज होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर हम बात करें प्रियम्बल की, तो प्रियम्बल क्या होता है? एन इंट्रोडक्टरी, यहाँ ये स्लाइड में थोड़ी सी दिक्कत है, तो यहाँ पर देखिए, ये प्रियम्बल की जो डेफिनेशन है, एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन ए कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स द रीजंस एंड गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है किसी भी, अगर आप कोई बुक देखते हो तो वहाँ पर भी देखोगे कि किस उस बुक के बारे में क्या है, उस बुक के अंदर क्या लिखा गया है। वहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है, यानी कि उसका जो इंट्रोडक्शन वहाँ पर दिया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें उस बुक के लिखे जाने के रीजंस एंड गाइडिंग वैल्यूज़ वहाँ पर जो दिए होते हैं। तो सेम वैसे ही यहाँ पर जो हमारा जो प्रियम्बल है वो क्या है? एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की जो रीजंस एंड गाइडिंग वैल्यूज़ वहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या है और प्रियम्बल की डेफिनेशन क्या है। अगर हम बात करें कि वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है,
अगर यहाँ हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है हमें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, अ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अभी हमने बात की थी कि किसी भी कंट्री का एक सुप्रीम लॉ होता है, ओके। तो यहाँ पर देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन ए कंट्री, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये जो सेटअप ऑफ रूल होता है या एक किसी भी कंट्री के जो रिटन सेट ऑफ रूल्स होते हैं, यानी कि लिखे हुए भी हो सकते हैं, कई जगह हो सकता है कि लिखित में ना हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग द पीपल लिविंग इन ए टेरिटरी कॉल्ड सिटीजन। एक पर्टिकुलर जो टेरिटरी है उसमें जो लोग रह रहे हैं, वहाँ पर जो लोग हैं उनके बीच में रिलेशनशिप जो भी है, ठीक है, वो उसको डिटरमाइन करता है। एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो और पीपल के बीच में भी यह क्या करता है, रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। ए कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स, एक कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जिसकी हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी हमें, ये सारी चीज़ें हमें इससे क्लियर होंगी। तो अगर हम बात करें कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, तो इसके लिए हम बात करते हैं कि पहला है फर्स्ट, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। ये क्या करता है, जो डिफरेंट जो ये क्या करता है, पहला तो ये कि ये सब लोग साथ रहें, विभिन्न तरीके जो तरह के लोग हैं, लोगों के बीच में जो भरोसा है, ये ट्रस्ट है और सहयोग विकसित करता है। यानी कि अगर हम बात करें तो फर्स्ट, it generates a degree of trust and coordination that necessary for different kind of people to live together। जो different टाइप के जो काइंड के जो लोग हैं वो एक साथ रह सके, उनके लिए क्या यहाँ पर ट्रस्ट और भरोसा या कोऑर्डिनेशन सहयोग यहाँ पर जनरेट करता है, बनाता है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा यहाँ पर है सेकंड, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजंस, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरा जो है कि कौन सी ऐसी बात है, दूसरा ये स्पष्ट करता है कि सरकार का जो गठन है या फॉर्मेशन है कैसे होगा और कैसे फैसले लेने का अधिकार होगा, कौन से जो डिसीजंस वो ले पाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर डिसीजंस अगर हम सेकंड अगर देखें तो ये क्या करता है, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी, और वो विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजंस, और किसके पास पावर्स होगी कि वो कौन लोग हैं जो डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा जो है वो बात करता है कि थर्ड जो है, इट सेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर। अगर हम बात करें कि ये जो सरकार होती है, सरकार के जो अधिकार हैं या जो राइट्स हैं, उनकी एक लिमिट बनाती है, उनकी एक सीमा बनाती है, जो ये तय करता है और हमें बताता है कि जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स क्या हैं। यानी कि गवर्नमेंट भी वहाँ पर क्या है, सिटीजन्स के राइट्स से अपर यानी ऊपर नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनके लिए काम करेगी। और लास्ट अगर हम बात करें, इट एक्सप्रेसेस द एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। और ये एक मतलब यहाँ पर कुछ एस्पिरेशंस यहाँ पर होती हैं, ये एक अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की जो डिज़ायर्स है या जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, या एस्पिरेशंस जो हैं उनको व्यक्त करता है। तो ये हमें अगर आपसे पूछा जाए वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको ये 4 पॉइंट यहाँ पर शो करने या लिखने हैं, जिनमें हमने डिफरेंट बात की कि पहले तो ये जो डिफरेंट टाइप के जो लोग होते हैं उनमें ट्रस्ट और जो कोऑर्डिनेशन है उसको डेवलप करता है। दूसरा हमने बात की कि ये जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसा होगा और कौन लोग वहाँ डिसीजन लेंगे, ये चीज़ इसको स्पष्ट करता है, क्लियर करता है। तीसरा हमने देखा कि ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जो राइट्स हैं उन की लिमिट को बताता है कि जो गवर्नमेंट कहाँ तक राइट्स, गवर्नमेंट के कहाँ तक राइट्स हैं और सिटीजन्स के राइट्स कौन से हैं, ठीक है। यानी कि ये जो सिटीजन्स की राइट्स हैं उनको भी एक्सप्लेन करता है। और लास्ट में हम बात करते हैं कि ये एक अच्छे समाज के गठन के लिए जो लोगों की जो एस्पिरेशंस है उनको व्यक्त करता है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमें क्यों है। अब बात करते हैं इंडिया के बारे में कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। अभी तक जो हमने बात की थी वो किसके बारे में बात की, साउथ अफ्रीका के बारे में, और किसी भी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है उसके बारे में हमने बात की। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कि
जो साउथ अफ्रीकन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फॉर्मेशन के लिए या उसके मेकिंग जब हो रहा है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम यहाँ फेस करनी पड़ी थी। प्रॉब्लम फेस्ड वाइल मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया वाज ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री। आपको पता ही है कि इंडिया में बहुत सारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी बोल दीजिए, लैंग्वेज डाइवर्सिटी बोल सकते हैं, या हर तरीके की डाइवर्सिटी यहाँ पर है, ठीक है, इंडिया में। तो यहाँ पर एक तो इंडिया जो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड कंट्री है। दूसरा है द कंट्री वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स डिफरेंसेस। ओके, रिलीजन डिफरेंसेस के बेस पे भी कंट्री को डिवाइड किया गया था। द मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विथ इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट वॉज डिफ़िकल्ट टू डिसाइड। और जब इंडिया का इंडिपेंडेंट हुआ तो वहाँ पर जब मर्जर किया गया या जब यूनिफिकेशन किया गया इंडिया का, तो वहाँ पर जो दो मतलब प्रिंसली स्टेट्स एक तो थे, उनको बोला गया कि या तो आप पाकिस्तान में जा सकते हैं या आप इंडिया में आ सकते हैं या फिर अपना इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम थी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, इंडिया को यूनिफाइड करना, उसके हिसाब से वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना। द फ्यूचर ऑफ द कंट्री वॉज सीन नॉट मच सिक्योर टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसलिए मतलब उस टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कंट्री का जो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे कुछ फ्यूचर ही नहीं दिख रहा था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जाए। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ बाद में। तो इस वीडियो के दौरान हम इतनी ही बात करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसकी कौन से राइट्स हैं, किस किस ने जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी वो कौन कैसे बनी। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।